दोस्तों, घूमता आईना में आपका स्वागत है। भाऊ, आपका स्वागत है। कल रात को जब मैं शो कर रहा था तो बीच में भाऊ का कॉल आया था और लाइव शो में मैंने भाऊ का कॉल लिया। भाऊ इतनी रात को कभी कॉल करते नहीं, तो मैंने बात किया तो भाऊ ने फोन उठाते ही कहा कि अच्छा ठीक है अनुपम, तुम शो खत्म कर लो, उसके बाद मुझे कॉल करना। मैंने कॉल किया शो के बाद और भाऊ भाऊ काफी डिस्टर्ब थे। ये जो अभी घटना हुई है, जो कुणाल चंदगुडे वाली, जिसमें आपने देखा कि एक टीनेजर किस तरह एक आईफोन के लिए एक पहाड़ी से कूद जाता है, उसको बचाने के लिए उसका पिता भी कूद जाता है, गिर जाता है बल्कि, और अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र, अपने पति को इस तरह मरता देखकर उस महिला ने भी छलांग लगा दी। ये वीडियो पर आया, मैं समझता हूं अब तक का सबसे दर्दनाक और सनसनीखेज हादसों में से एक है। तो कुछ हादसे ऐसे होते हैं, देखिए हादसे होते रहते हैं, क्राइम होती रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, पर कुछ हैं जो जनमानस पे बड़ी छाप छोड़ जाती हैं। मतलब अपने समय में बड़ा क्राइम होता था, लेकिन नंगा बिल्ला केस ने बड़ा क्राइम एक छाप छोड़ी। फिर 90 के दशक में जिसका लाल ने छाप छोड़ी। फिर अभी आपने देखा ये सोनम रघुवंशी वाला जो मामला था, उसने जिसे कहना चाहिए हिंदुस्तानी जनमानस को हिला के रख दिया। और अब ये कुणाल चांदगुडे वाला केस, भाव का अपना मानना है कि ये एक आजादी गैंग की बलिवेदी थी, जहां पे आजादी ये कुणाल की मृत्यु नहीं हुई, वो कहते हैं इन तीनों की हत्या हुई है और इस हत्या का दोषी वो आजादी गैंग को मानते हैं। तो चलिए इसको हम लोग आजादी गैंग जो हमारे देश में क्या चल रहा है और किस तरह बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, और इसको भाव के मुंह से ही सुनते हैं। तो भाव, आपका चैनल में स्वागत है। हमारे सारे व्यूअर्स आपका स्वागत कर रहे हैं, और बल्कि कल रात को तो वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आपको लाइव शो पे ही आपको स्पीकर पे सुनाया जाए। तो चले भाऊ, जो कल रात आप बात हमसे कर रहे थे आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये जो कुछ भी हुआ महाराष्ट्र में, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं उसको हत्या मानता हूँ। देखो, एक मास हिस्टेरिया, आपको याद, शायद आपके उम्र के पहले की बात है, मुझे याद आता है कोरिया में या कहीं एक बड़ा ऐसा पंथ था। तो उन्होंने, उनके गुरु ने तय किया कि बस आज दुनिया खत्म होने वाली है, सब मर जाओ। और सब लोग कुछ जहरीली दवा या कुछ लेकर मर गए थे। 400-500 लोग थे उस ये मठ भाई वगैरह था। भाई शायद अमेरिका की घटना है, ये पूरा कल्ट था। अमेरिका हो या कोरिया, मुझे ठीक हाँ, से याद नहीं आ रहा है। मैं भी लेकिन ढूंढता हूँ इतने अभी। साढ़े 300 लोग एक तरीके से कुछ लेकर मर गए उस दिन। क्यों मर गए? ये मास हिस्टेरिया पैदा किया जाता है। और जब आप उस मास हिस्टेरिया में जाते हो ना, तो आप अपना दिमाग होकर भी सोचते नहीं हो। ये जो मास हिस्टेरिया होता है, तो ये जेंजी 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 लगा रखा है पिछले कुछ महीनों से या 1-2 साल से। ये अचानक नेपाल में जो कुछ हुआ था, उसके बाद जेंजी शब्द आ गया, और कोई उठता है वो बोलता है जेंजी जेंजी जेंजी। फिर गालियां दी जाती है, गाड़ियां पुलिस की चलाई जाती है, पुलिस पर हमले किए जाते हैं, प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है। और ये गाली देना अपराध कहाँ से हो गया? ये जो ग्लोरिफिकेशन शुरू हो गया, मैं मानता हूँ उससे जो हिस्टोरिया में मास हिस्टेरिया पैदा किया जाता है। ये तीनों एक फैमिली के हैं, उनका अंदरूनी कुछ मामला है, लेकिन ये मास हिस्टेरिया है कि जिंदगी से भरोसा उठ जाता है। हम रुकने के लिए तैयार नहीं। ये लोग भूल जाते हैं कि जिंदगी क्या होती है। मुझे याद आता है, हम जब स्कूली बच्चे थे तब फिल्म आई थी मदर इंडिया। तो उसमें एक गाना था, वो हाथ टूट गए करके राजकुमार जो नरगिस का पति है वो निकल जाता है, और 2-3 बच्चे साथ में है, तो करे क्या? तो नरगिस अकेली वो कसब चलाना चाहती है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही हाँ, पड़ेगा। दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीना ही पड़ेगा। ये जो हमारा जो आत्मा है, हमारी जो पिंड है, वो कहाँ से उसका लालन पालन हुआ, आपको पता चलेगा कि जिंदगी का मतलब आसानी नहीं है, जिंदगी का मतलब अय्याशी नहीं है, जिंदगी का मतलब कंफर्ट जोन नहीं है, जिंदगी का मतलब संघर्ष होता है। पिछले 15 दिन पहले मैंने एक हिंदी में वीडियो डाला था कि भाई ये चेहरा है वो अपने दिमाग में छपवा लो। हमारी एक दोस्त है, मुझसे कुछ 15-20 साल छोटी है, तुम्हारे उम्र की होगी, गीता कैस्टिलिनो करके। वो पोलियो पीड़ित है,
उसके साथ तो जिंदगी ने, प्रकृति ने उसके साथ इंसाफ नाइंसाफी की है। कमर के नीचे का हिस्सा चलता नहीं, और वो जिद्दी इतनी औरत है कि कभी विकलांग होने का, दिव्यांग होने का फायदा नहीं उठाना चाहती। खुद की दिमाग पर, खुद के दिमाग से उसने अपनी जिंदगी सुनहरी कर दी है। मैं उसके साथ पूना गया था, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरे 2 हाथ है, 2 पाँव है, मेरे पूरा शरीर चलने वाला है, और वो मुझे गाड़ी चलाते पूना लेकर गई और पुणे से वापस लेकर आई। तो मैं पिछली सीट पर बैठा था, मुझे शर्म लगी कि मैंने अब तक गाड़ी चलाने की हिम्मत तक नहीं की, और ये पाँव और हाथ मिलकर हाथ से ही गाड़ी चलाती है, उसके पाँव चलते नहीं। तो ये क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि वो जिंदगी जीना चाहती है। आजकल के ये जो कुणाल चांदुड़े है, या जो गाली देने वाले बच्चे हैं, डफली बजाने वाले हैं, हमने उनको लूला लंगड़ा बना दिया। उनका पूरा शरीर है, आंख है, दिमाग है, हाथ है, पाँव है, सब कुछ है, लेकिन ये लूले लंगड़े हैं। ये जिंदगी से संघर्ष नहीं करना चाहते, ये संकट से उभरना नहीं चाहते, ये रोते रहते, कटोरा लेकर भिखमंगे हो गए। ये कैसी जिंदगी है? ये जिंदगी नहीं है। इनको दिमाग से विकलांग बनाया गया कि भाई ये आईफोन नहीं रहेगा तो काम खत्म, जिंदगी खत्म, मुझे ये नहीं मिली चीज तो जिंदगी खत्म, मुझे नीट की परीक्षा देनी है, अगर परीक्षा समय पर नहीं होती या मैं फेल हो जाता हूं तो मैं आत्महत्या करूंगा। ये जिंदगी है? परीक्षा का मतलब पिछली बार भी आप कह रहे थे कि जिंदगी आउट ऑफ सिलेबस सवाल लाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो है, यही तो बात है कि आप परीक्षा देने गए हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो, आपको परीक्षा का मतलब मालूम नहीं। परीक्षा का मतलब आपके सामने जो प्रॉब्लम आता है, संकट आता है, अड़ंगा आता है, उसको क्रॉस करना मतलब परीक्षा होती है। अब मेरिट लिस्ट में आना है, आपको ये सब होना है, वो अपने आप नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको संघर्ष करना पड़ता है। अरे जिस दिन मैं एक बार बीच में मुझे बुलाया गया था, मैं एक जगह मोटिवेशनल वगैरह ऐसा, तो मैंने बोला एक बात समझ लो भाई, कोई कंफर्ट जोन नहीं होता, कोई आराम अय्याशी नहीं होती। जिस दिन जन्म लेते हो उस दिन तुम्हारा कंफर्ट जोन खत्म हो गया। जब तक माँ की गर्भाशय में होते हो आपको सांस तक नहीं लेनी पड़ती, आपके लिए आपकी गर्भवती माँ सांस लेती है, आपके लिए वो खाना खाती है तो आप तक पहुंच जाता है, उसका मलमूत्र विसर्जन भी आपको नहीं करना है। जिस दिन इस दुनिया में आओगे, जन्म लोगे, बस उस दिन तुम्हारा कंफर्ट जोन खत्म, तुम्हारी सांस तुमको लेनी है, तुम्हारा खाना तुमको खाना है, तुम्हारा खाना तुमको हजम करना है। तो जिस दिन जन्म लिया, जिंदगी का मतलब संघर्ष है, फाइट। फाइट का मतलब सिर्फ लड़ाई करोगे, क्रिकेट खेलोगे या और कोई मैच खेलोगे वो नहीं है। हर कदम पर संघर्ष करना मतलब जिंदगी है। और तुम उठते हो या आईफोन के लिए और किसी के लिए आप आत्महत्या करोगे और उसका ग्लोरिफिकेशन होता है। ये जो कोई नीट परीक्षा में 20-22 बच्चों ने सुसाइड किया, हम उसका ग्लोरिफिकेशन करते घूम रहे। कितनी अजीब बात है। देखो हमारे देश में किसानों के सुसाइड के बारे में बहुत चर्चा होती है, लेकिन कभी ये बताया नहीं जाता कि उस किसानों की सुसाइड में महिलाएं कितनी हैं। नो, डरपोक मर्द होता है जो कर्जा लेता है, ये उठाता है, वो उठाता है और उसका पेबैक नहीं कर सकता तो भाग जाता है जिंदगी से। और उसका जो कर्जा है, उसका जो गृह संसार है, वो चलाती है उसकी पत्नी, वो डरती नहीं है। तो हम उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं करते, हम किसान की आत्महत्या का ग्लोरिफिकेशन करते। और इससे एक मास हिस्टेरिया पैदा होता है जो डिफीटिव मेंटालिटी पैदा करता है। लड़ने से पहले ही हार मानना मतलब डिफीटिव मेंटालिटी। आप नहीं लड़ सकते, मैं नहीं लड़ सकता। भाव, एक बात जो अक्सर मुझसे आजकल कही जाती है, अब हम लोगों की तो मतलब बचपन में होती थी बड़ी पिटाई,
और मतलब स्कूल में भी पीटे जाते थे और घर पे भी पीटे जाते थे, और हमको जैसे एक कंफर्ट जोन से कभी कभी एहसास ही नहीं हुआ कि किसी कंफर्ट जोन में, और जिंदगी से लड़ने का हौसला और मादा दोनों आ गया। आज जो बच्चों को बहुत ही एकदम फूलों की तरह पाला जा रहा है, और माना जा रहा है कि नहीं साहब उनको डांटा भी नहीं जाना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी समझी जानी चाहिए, और बच्चों को अपना दोस्त समझना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह, ढेर सारी जो फ्राइडियन थ्योरीज आ गई हैं। आपको नहीं लगता है कि हम अपने बच्चों को शुरुआत से ही कमजोर बना रहे हैं? एक अंग्रेजी में विकलांग, कहावत भी है कि कमजोर भी नहीं, मैं उनको स्पेयर द रॉड विकलांग एंड बनाना स्पॉइल द बोलता हूँ। चाइल्ड। इसको मैं विकलांग बनाना बोलता हूँ। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। हमें दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, मैं अपनी बात बोलता हूँ। मैं शायद 20-25 साल पुरानी बात होगी, हमारी बेटी थी, वो 7वीं की परीक्षा में, जो स्कॉलरशिप परीक्षा होती है उसमें मुंबई में अच्छे नंबर लाई थी, दूसरा वगैरह कुछ उसका नंबर आया था। तो मैं रात को घर पहुंचा ऑफिस से, तो उसने मुझे दिखाया कि उसकी माँ ने, हमारी पत्नी ने उसको पार्कर पेन लेके दिया था, 450 रुपए उस वक्त की कीमत थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने अपने पत्नी को बोला क्या किया तुमने? तो बोली क्या नहीं नहीं ये, मैंने बोला अरे बाप इसका खाली लिखने का धंधा करता है, मैं पत्रकार बन के जिया हूं, मैंने 100 रुपए से ज्यादा कभी पेन नहीं खरीदे, इसकी क्या औकात है, इसको 450 रुपए का पेन दिया तुमने। लाखों लाखों के चेक साइन करने के लिए पार्कर पेन होता है, इतना महंगा होता है। तो वो बोली लेकिन हम अफोर्ड कर सकते। मैंने बोला अफोर्ड हम करने की बात नहीं है, हम क्या अफोर्ड कर सकते हो बात छोड़ दो। अब हम उस बच्ची को संस्कार दे रहे हैं। अगर 450 रुपए का फाउंटेन पेन वो खराब करेगी, तो उसको 450 रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत होती है इसका पता नहीं चलेगा। वो चीजें खरीदेगी, उसके लिए जिद करेगी, वो मोड़ तोड़ कर देगी, उसको कमाने का और संघर्ष करने का संस्कार देने का ये समय है। तो औरों की बात छोड़ो, मैं अपनी बात बोल रहा हूं। और एक आध बात बोलता हूं आपको, नाना पाटेकर मेरा दोस्त है, आपको मालूम है। उसी के समय एक दूसरा एक मराठी आर्टिस्ट है सतीश पुणेकर, दोनों मेरे दोस्त थे। तो सतीश पुणेकर, उसका अभी अभी एक इंटरव्यू देखा मैंने, बहुत बढ़िया है मराठी में इंटरव्यू उसका। तो बोला क्या कर सकते थे, क्या कर सकते थे, स्कूल के बच्चे थे। तो उसको लगा मुझे क्रिकेट खेलना है। तो उसके पिताजी जो थे वो वॉच मेकर थे, यानी घड़ी, जो पुरानी घड़ी होती थी वो खराब हो गई तो दुरुस्त करने का काम करते थे। तो इन्होंने, सतीश ने जाके पिता से कहा मुझे क्रिकेट खेलना है। तो पिताजी ने बोला हाँ खेल दे, किसने रोका है? बोला नहीं, उसके लिए मुझे बैट खरीदनी पड़ेगी और सफेद शर्ट पैंट खरीदने पड़ेंगे, उसके लिए इतना पैसा होता है। तो उसने, सतीश बोलता है कि मेरे पिताजी ने जो आंख पर लगी हुई गिलास थी वो निकाली और बोला बेटे अपनी इतनी औकात नहीं है, और फिर वो ग्लास लगाकर वो काम करने लगे। लेकिन सतीश को वो बात समझ में आई और वो आगे जाकर क्रिकेट का सामान नहीं खरीद सकता तो किसी क्लब में जा रहा था, उधर उसने खो खो अच्छी खेली और 16 साल वो क्रिकेट की नेशनल चैंपियन टीम में था। तो उसने गुस्सा किया बाप पर कि अपनी औकात नहीं है। आज बच्चों को हम जो चीजें दे रही है, और एक इसका सबसे वर्स्ट एग्जांपल आपको दे दूंगा। प्रमोद महाजन नाम है, आपको मालूम? प्रमोद महाजन जो थे वो बीजेपी के बड़े नेता हुए, बड़े हो गए, गांव से आए। वो 3 भाई थे, उसमें सबसे छोटा भाई था, मानो इनका लाडला था प्रमोद का, उसके लिए कुछ भी करते थे। तो वो प्राइमरी टीचर था प्रमोद महाजन। तो अपनी, उसको टेनिस खेलना था, तो उसके लिए अपना पूरा वेतन 1 महीने का उन्होंने टेनिस की रैकेट खरीदने में खर्चा गया। ये प्रमोद की गलती थी। और उसी लाडले छोटे भाई ने एक दिन उनको गोली चलाकर मार डाला। तो उसके लिए जिम्मेदार वो छोटा भाई नहीं, औकात से ज्यादा उसको अय्याशी करने देना ये गलत संस्कार था। आज अगर बच्चे जंतर मंतर पर जाकर गाली दे रहे हैं, हमको आजादी, हमको आजादी, अरे कह की आजादी? तुमको बिना मेहनत के खाने को मिल रहा है, या हर दिन का खाना आपने कमाया हुआ है? अगर नहीं है तो अच्छे खाने का गू बना रहे हो तुम,
वेस्ट कर रहे वो खाना। हमको ये बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उनकी जिंदगी से ये सब चीजें नहीं हटानी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है जो बच्चा, वो जो कहा जाता है हमारे संभाजी नगर में, पहाड़ से कूद गया कि मुझे नहीं जीना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, घर का जो कुछ, लेकिन मुझे मरना है, ये कहां से आ गया? ये जो बच्चे डफली बजा रहे, हम लेंगे आजादी, हमें चाहिए आजादी। अरे कौन सी आजादी? तुमने गुलामी देखी तक नहीं है। तुमको आजादी का इंडाइजेशन हुआ है, बदहजमी हुई है। इन बच्चों को जो आजादी दी जा रही है वो आजादी नहीं है, वो हजम करने की क्षमता भी उस बच्चों में नहीं है। हम एक जगह देख रहे हैं ये बच्चे ये सब करते हैं, और दूसरी जगह 12-14 साल का एक बच्चा किसी चाय की टपरी पर काम कर रहा है, ये झूठे बर्तन साफ कर रहा है, और अपने छोटे जो बहन या भाई है उनके लिए मेहनत कर रहा है। वो जिंदगी वो कहते हैं कि माता पिता एक पेट्रियार्की से आजादी, एक धर्म से आजादी, एक परिवार के दबाव से आजादी, एक सामाजिक बंधन से आजादी, उन्हें हर जगह से आजादी देने का ये जो चूरन वामपंथियों ने चटाया है, अच्छा एक खास उम्र में ये बड़ा अपील करता भी है। इसके लिए क्या कहा जाए, एक उम्र में इस तरह का चूरन चटा देना और इस तरह बहका देना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं भाव कि ऐसे लोगों को बहकाना ज्यादा आसान होता है जिनके अपने घर में उनके माँ बाप उनसे सही तरीके से बात नहीं कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, आप अगर आपका बच्चा कुछ मांग रहा है, आप नहीं दे रहे, और पड़ोसी उसको मांगता है, वो चॉकलेट देता है, तो वो अपना लगता है। उम्र ऐसी होती है ना, उम्र है। अरे छोटा सा कुत्ते का या बिल्ली का बच्चा, आप थोड़ा उसको हाथ लगाओ, ये करो, तो आपके साथ निकल आता है। तो आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो कुत्ते का, बिल्ली का है या इंसान का, ये तो सोचो। क्यों? कुत्ते का बिल्ली का बच्चा जो होता है, आप थोड़ा उसको हाथ लगाओ, ये वो अगर करो, बिस्किट वगैरह दे दो, तो अपने पीछे पीछे आ जाता है, अपनी माँ वगैरह छोड़ देता है। तो आपके बच्चे में और उसमें क्या फर्क है? यहां तक नहीं सोचोगे तो बच्चे के लिए 2 लाख कमाओ और उस पर खर्चा करो, कब कुछ फायदा नहीं। वो कुत्ते या बिल्ली के बच्चे जैसा निकल जाएगा जो उसकी पसंद की काम करेगा। तो हमको बच्चे को टाइम देना चाहिए। खाली बच्चे पैदा किए, उसके लिए बहुत मेहनत की, मैं 1 लाख रुपए की फीस भरता हूं, अच्छे स्कूल में डाला, उससे कुछ नहीं होगा। आपको बच्चे के लिए टाइम देना पड़ेगा। और मैं हवा में बातें करने वाला में से नहीं हूं। मैंने अपने बच्ची के लिए टाइम दिया है, मैंने खुद पढ़ा है, और उसको जरूरत से ज्यादा अगर होमवर्क मिलता है तो मैंने स्कूल में जाकर टीचर के साथ झगड़ा किया कि मेरी बच्ची इतना होमवर्क नहीं करेगी। मैं उसको स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजता हूं, आप पढ़ने के लिए घर मत भेजो। मैंने बचपन में बहुत खेला है, मेरे बच्ची को खेलने को मिलना चाहिए टाइम, ये नहीं चलेगा। मैंने झगड़ा किया जाकर, मैंने उसको घर में सिखाने की भी कोशिश की है, और मेरी बच्ची को कभी ट्यूशन की जरूरत में नहीं महसूस की। कोचिंग वगैरह तो छोड़ दो कोचिंग वगैरह, क्योंकि मैं मानता हूं कि सबसे अच्छा टीचर माँ और बाप होते हैं। माँ और बाप अच्छे टीचर होते हैं। आप पैसा खर्चोगे, बहुत बड़ा अच्छा फीस भरोगे, और उसको अच्छा टीचर नहीं दोगे। माँ बाप ही अच्छा टीचर होता है। अगर उससे उसको वंचित रखोगे तो आपका बच्चा कैसे टैलेंटेड। भाव शहरीकरण इस देश में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। लोग गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं। शहरों में जीने की, जीवन की, जिंदगी की कीमत ज्यादा है, महंगा है। गांव सस्ता है, शहर महंगा है। अब ऐसे में हर जगह माँ और बाप दोनों काम कर रहे हैं। अब उसमें बच्चे के लिए कौन कितना समय निकाले। हमारे टाइम में तो साहब माँ ही पहली गुरु हुआ करती थी, और वही जिंदगी भर आज तक गुरु बनी रही। लेकिन जहां माँ और बाप दोनों काम करने के लिए विवश हैं, और खास तौर से फिर मैं कहूंगा शहरों में ये थोड़ा अपरिहार्य हो गया है, जरूरी हो गया है। हर व्यक्ति अकेले कमा कर घर नहीं चला पा रहा है गाँव की तरह। तो ऐसे में बच्चों के लिए समय निकाला क्या जाए, इसको भी तो प्लान आउट करना पड़ेगा।
नहीं नहीं, बाजारू अर्थव्यवस्था का परिणाम है। घर नहीं चला रहे का मतलब क्या होता है? हम 6 बच्चे थे, 4 बहनें थी, 2 भाई थे, माँ बाप, 8 लोगों का घर था, और अकेले हमारे पिताजी चला सकते थे क्योंकि झूठी जरूरतें नहीं थी। ये बात समझ लो। हम भी शहर में बड़े हो, जन्म से मैं मुंबई शहर में हूं, जो इस देश का सबसे महंगा और सबसे बड़ा शहर माना जाता है। वहां अगर हमारे पिताजी अकेले काम करके घर चलाते थे, 8 लोगों का घर चलाते थे, क्योंकि हमारी कोई झूठी जरूरतें नहीं थी। दिवाली में एक नया ड्रेस लिया जाता था, बाकी स्कूल का ड्रेस ही चल जाता था। आज झूठी जरूरतों के पीछे आप दौड़ रहे हो। मुझे याद है कि उस वक्त, मैं अभी जो हिसाब करता हूं, कि हमारे पिताजी जो कमाते थे उसमें से 80% पैसा खाने में जाता था। आज 20% भी पैसा खाने में नहीं जा रहा है, झूठी जरूरतों में जा रहा है। अरे मेरे पास मोबाइल फोन होना चाहिए, मेरे पास कंप्यूटर होना चाहिए, मेरे पास टीवी होना चाहिए, मेरे पास अलमारी होनी चाहिए, कबर्ड होना चाहिए, एसी होना चाहिए। ये सब जरूरतें नहीं हैं। जो जो देखो, एक बात समझो, आपको जिंदगी में क्या कमाना है ये पहले समझ लो। आज की सोसाइटी भूल गई है कि जिंदगी में क्या कमाना है। पैसा कमाना नहीं है, सेटिस्फेक्शन कमाना है। बस वो छोड़कर सब चीजें लोगों के पास है। भाव 2 सवाल आपसे और करूंगा, 25 मिनट हो गए और आपका कहना होता है मैं आपको आधे घंटे से ज्यादा ना रुकूं। 2 सवाल। जैसे आज आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही, और अक्सर इस तरह के सवाल मेरे पास आते हैं कि भाई शहरों में यदि बिना पति पत्नी दोनों ना कमाएं तो फिर घर नहीं चलेगा। आज आपने इसको इतना ब्यूटीफुली जवाब दिया कि इसलिए नहीं चलेगा घर क्योंकि आपने झूठी जरूरतें बना रखी हैं, आपने फर्जी जरूरतें बना रखी हैं आपने। लेकिन एक सवाल ये भी है भाव, कि कहा जाता है कि कल तक जो चीजें लग्जरी थी, जो चीजें विलासिता में थी, आज बढ़ता हुआ बाजारवाद, जैसे आपने कहा, उस बाजारवाद में तमाम वही चीजें अनिवार्य जरूरत बन चुकी हैं। कल तक एक एयर कंडीशन जो होता था, ये क्या फ्रिज या टीवी, ये लग्जरी कहलाते थे। आज एसी, फ्रिज और टीवी जिसे कहना चाहिए अनिवार्यता में आ गए, बेसिक नेसेसिटी में आ गए। इसको कैसे कहेंगे भाव? नहीं, उसमें भी जाति गणना है। आपके पास टीवी कौन सा है? आप वो एक एड लगती थी 5-6 साल पीछे जाओ, कोई एक टीवी लेकर आता है, टेम्पो आता है कॉलोनी में, वो टीवी टेम्पो के आसपास बच्चे खेल रहे, तो वो हटाता है जिसने लाया है, और ये टीवी लेकर घर में आते हैं, लगाते हैं। फिर एक पड़ोसी आता है, अरे ये अमुक तमुक नहीं है, फिर तो ये तो टीवी डब्बा है, और पीछे बच्चे नाचने लगते, अंकल का टीवी डब्बा। याद है? ये याद है ना आपको? तो इस ढंग से हर एड में आपको बच्चा दिखाई देगा। मार्केटिंग में क्या बोल रहा हूं समझो, आपके घर में बच्चों में एक सेल्समैन बनाया जाता है, और फिर जब बच्चे बोलते हैं अंकल का टीवी डब्बा, तो घर में, हमारे घर में बच्चे बोलते हैं अपना वो नहीं है क्या, ऐसा है वैसा है, जो कि एचडी नहीं है, तो ये तो डब्बा है, वो पीछे पड़ जाएगा आपके। तो ये जो मार्केटिंग है, इसने हमारा दिमाग बिगाड़ा है। हम भूल गए। आप बोले शहर का मतलब क्या होता है? भीड़। जितना 2 लोगों के बीच में भीड़ से गर्दी हो जाती है, भीड़ बढ़ जाती है, हम जितने नजदीक आते हैं उतने मेंटली दूर जाते हैं। एक घर में 3 लोग किसी से बात कर रहे फोन पर, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ये जो कुणाल चांदपुड़े का मामला है, उसमें भी कहा जाता है कि माँ बाप में हमेशा झगड़ा होता था, उससे वो बच्चा परेशान था। अगर उस बच्चे को आप खुश नहीं रख सकते कि भाई इकट्ठा रहो, झगड़ा मत करो, तो सवाल ये होता है कि हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाबू, आज आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि हर घर में हर बच्चे को सेल्समैन बना दिया गया। ये बहुत ब्यूटीफुल बात है। हम देख रहे हैं देवी प्रकाश जी कमेंट कर रहे हैं
कि पहले एक जमाने में ओनिडा टीवी का एक विज्ञापन आता था, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। मतलब जो ईर्ष्या हमारे यहाँ बुरी बताई जाती है, उसी ईर्ष्या का यहाँ पे महिमा मंडन होता था कि आप अगर ओनिडा टीवी लेकर आएंगे तो आपसे आपके जो पड़ोसी हैं वो ईर्ष्या करेंगे और आपके लिए गर्व और घमंड की बात होगी। तो ये बहुत बढ़िया आज कमाल की, मैं समझता हूँ आज का सबसे बड़ा डायलॉग यही है कि मार्केटिंग के जरिए आपके घर में आपके बच्चों को सेल्समैन बना दिया गया, जो अपने ही माँ बाप को चीजें आपको एक बात और बताता हूँ। ये बात 77-78 की है। मामा बालेश्वर दयाल नाम के एमपी थे राज्यसभा के, जनता पार्टी के। उनका एक मुंबई में अभ्यास वर्ग हुआ था, तो उन्होंने मार्केटिंग कैसे चलता है इसका बढ़िया एग्जाम्पल हमको दिया था। बोले आप कहीं दूर गांव से मुंबई में आओगे, दिल्ली में जाओगे, कहीं किसी चाचा मामा के पास रहोगे, रिश्तेदार के पास, फिर मेहनत करते करते आप एक छोटा सा डबल रूम किराए पर ले लोगे और 4 लोगों को बोलोगे यार मेरा अपना घर हो गया, मेरा किराए का रूम है, आ जाओ कभी। तो रिश्तेदार आएगा, दोस्त आएगा, अरे बढ़िया रूम तो है, 200-250 स्क्वायर फुट अच्छा है, लेकिन कहीं अलमारी नहीं दिखाई दे रही। तो फिर अलमारी आपकी जरूरत बन गई। फिर बोली यहां फैन तो नहीं है, बिना पंखे के कैसे रहते हो यार? एक एक करके 200 स्क्वायर फीट में इतना कचरा इकट्ठा करते हो कि हिलने डुलने के लिए जगह नहीं। तो बोलते हो 250 स्क्वायर फुट बहुत कम होता है, 500 स्क्वायर फुट तो चाहिए। समझे आपके दिमाग से कैसा खेल होता है, सब कैसा खेल होता है। आपके देखो अब दादी जैसा अचार मिलने लगा है। अरे मैंने असली दादी ने बनाया हुआ अचार खाया है, मैंने बेड़ेकर या प्रवीण का अचार नहीं खाया है। तो वो अचार और इसमें एडवर्टाइज में आया हुआ दादी का अचार, उसमें क्या फर्क है मुझे मालूम है। लेकिन ये भाव ये घर जैसा अचार, दादी जैसा अचार क्यों, घर में अचार क्यों नहीं बन सकता भाई? दादी घर जैसा क्यों हो? और इसी से जुड़ता एक सवाल और है भाव, जो आज आपने एक लाजवाब बात की बच्चों को सेल्समैन बनाने की, और ये आजादी गैंग और वामपंथी इन सबको तो हमने देखा ही, लेकिन आप भाव अब आंखों देखे में बोल रहा हूं, आपने तो फिल्मों को भी बड़े करीब से देखा है, फिल्मों का भी बड़ा रोल रहा। आज मैं जब मैं 50 और 60 के दशक 50 to 60s की फिल्में देखता हूं तो उसमें कुछ एक बात होती कि देश के लिए भी कुछ करना है, माँ बाप के लिए भी कुछ करना है, परिवार के लिए भी कुछ करना है। वहां सिर्फ आजादी की स्वतंत्रता की बात नहीं होती। ये वो लोग थे जिन्होंने गुलामी देखी थी, जो स्वतंत्रता की का महत्व जानते थे, तो वो हमेशा कर्तव्य की बात करते थे। लेकिन 70 के दशक में मुझे आज भी जब मैं फिल्मों का इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आता है कि रणधीर कपूर और ये जया भादुड़ी की फिल्म आई थी जवानी दीवानी, ये एक पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें बच्चे घर से भाग गए थे मोहब्बत के नाम पे, और उसके बाद बॉबी वगैरह फिल्मों ने इसको बढ़ाते बढ़ाते कहां तक पहुंचा दिया। अमीर गरीब का एक सोच समाजवाद दिखाया गया, जहां पे गरीब घरों की लड़कियों से कहा गया अपने ड्राइवरों के साथ भाग जाओ, यही मोहब्बत है, यही प्रेम है। तो इसमें फिल्मों का भी तो बड़ा, आप देखिए, आप 50 और 60 और 70 और 80 के दशक के हिसाब से देखते अगर आप चले आए, और 90 के दशक तक तो ये आ गया कि साहब माँ बाप को ही विलेन बना के रख दिया फिल्म का। क्यों भाव? नहीं, यही तो एजेंडा होता है ना। देखो ये एक अलग अलग तरीके के, मैं मेरी बात बोल रहा हूँ। मेरी बड़ी बहन थी और वो बोर्ड की परीक्षा होने के बाद नर्सिंग को चली गई। तो 3 साल का नर्सिंग का कोर्स करते वक्त उसने पहली बार पंजाबी सूट सिलाया था, वरना उस उम्र की 10वीं 12वीं के बाद लड़कियां साड़ी पहनती थी। तो उसने वो पंजाबी सूट सिलाया था पहली बार, क्योंकि उसकी एक दोस्त थी उसके पास था, तो उसने वो सिलाया था। लेकिन घर में पहनने की हिम्मत नहीं थी, घर में पहनने की हिम्मत नहीं थी। वो एक बार पिकनिक के लिए गई, तब पहनकर गई, और उसके बाद उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन बात ये, बदलाव की भी जरूरत है, बदलाव गलत नहीं मैं मानता। देखो मेरी माँ स्कूल तक नहीं गई, उनके जमाने में नहीं था स्कूल गांव में वगैरह, लेकिन आज मेरी बेटी अमेरिका में जाकर मास्टर डिग्री लेकर आ गई। ये बदलाव जरूरी है। आपका ज्ञान बढ़ाओ, आपकी हैसियत बढ़ाओ, लेकिन हैसियत किस लिए बढ़ानी है इसका किसी को ध्यान नहीं है, किसी को ध्यान नहीं है। रतन टाटा या वैसे लोग कौन से महंगे कपड़े पहनते वो देखो जरा।
वो दिखावे वाले कपड़े नहीं पहनते थे। भाव वो आप उनको पत्रकारिता में हैं, कंफर्टेबल मुझे हो आपको ऐसे याद कपड़े दिलाऊं, पहनते थे। आप पत्रकारिता में हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक ने, मुझे याद है 90 के दशक की बात है, शुरुआत में उसने अपने लड़के को अखबार का सिस्टम सीखने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट में सर्कुलेशन विभाग में क्लर्क बना के भेजा था। नहीं, हमारे यहाँ किर्लोस्कर ग्रुप बड़ा था, लेकिन किर्लोस्कर फैमिली का कोई भी अगर कंपनी में आना चाहता है तो उसको वर्कशॉप से शुरुआत करना पड़ता था। नीला शर्ट पहन के मजदूरों के साथ काम करना पड़ता था। 3-3 महीने का अलग अलग डिपार्टमेंट में घुमाना पड़ता था। एक दिन में देश का प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं निकलते थे। ये गलत आदर्श हमने पैदा किए कि तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, ये डायरेक्टली लीडर बन गए। ये नहीं होता था। इवन इंदिरा गांधी को आप देखो, वह लाल बहादुर शास्त्री की गवर्नमेंट में वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी, लेकिन बाकी तो डायरेक्टली बनने लगे। तो ये जो होता है ना, नेपोटिज्म अपने अपने तरीके से होता है। देखो आज भी मुझे याद है, मेरे घर में मेरी नाती ने उसको संभालने कोई लड़की आती है, अगर उसको उसने नाम से पुकारा तो मैं उसको गुस्सा करता हूं। मैंने उसे कहा है वो तेरे से 8-9 साल 10 साल बड़ी है, उसको दीदी बोलना। हमारी नातिन भी उसको संभालने वाली जो लड़की है उसको उसके नाम से पुकारते मुझे पसंद नहीं आता। तो वहां से शुरू होती है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें होती है। आपको उसको सिखाना है। अगर आप उसको नौकरानी मानते हो उस बच्ची को, वो भी बच्ची है ना किसकी, 18-19 साल की तो बच्ची है वो अगर घर में मैं उसको मेरी नातिन उसको नौकरानी समझने लगी तो वो लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करेगी, आगे चलकर तुम्हारा भी नहीं करेगी। ये बात समझ लो। जो जो चीज आप अपने बच्चों को सिखाते हो वो औरों को भी सिखाना जरूरी नहीं होता। और इसलिए मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ, हम सर्द हो गए, अरे क्या हो गया, इसने बाप ने कूदा, वो फिर माँ ने छलांग लगाई। लेकिन ये डपली गैंग है। मैं तो इसके लिए मेरे पास एक आसान तरीका है, इनको आजादी चाहिए ना, चुपचाप उठाओ उनको, बंद जाली वाले ट्रक में डालो और लेके जाओ और एलओसी पर लेके जाओ और उधर धक्के मार फेंक दो उधर पीओके में। आजादी कैसी होती है वो पता चलनी चाहिए, क्योंकि जिनको गुलामी पता नहीं है उनको आजादी चाहिए। और जब ये होता है तब परवर्शन शुरू होता है, विकृति शुरू होती है। आपको गली मोहल्ले में बहुत गरीब बच्चा है, वो भी जो गाली नहीं देता, वो अगर जंतर मंतर पर दी गई है तो इसका कारण साफ है, इनका पेट भरा हुआ है। इनको कुछ समय के लिए वंचित बनाओ तो संस्कार की ताकत समझ में आएगी। चलिए, आधे घंटे से ऊपर हो गया भाव, और भाव का मानना रहता है कि उन्हें आधे घंटे के बाद बोलते जाते हैं, बाद में डांट में खाता हूं। तो इस प्रोग्राम को ये वाइंड अप करते हैं। लेकिन देखें, राजनीति पर तो बहुत ढेर सारे शोज होते रहते हैं, हम भी लोग ज्यादातर राजनीति पर ही बात करते रहते हैं पिछले, लेकिन 2-3 बार से भाव कुछ सोशल इश्यूज को उठा रहे हैं, और कोई तो चाहिए इनको उठाने के लिए, और भाव से बेहतर कौन उठा सकता है, भाव से बेहतर कौन समझा सकता है। भाव, आपका यहाँ आने के लिए और इन मुद्दों पे बात करने के लिए जाते जाते पेरेंट्स जो है उनको एक सलाह देकर जाऊंगा, आपके बच्चे के लिए कुछ खर्चा मत करो, उसको जिंदगी से संघर्ष सिखाओ। हर चीज आसानी से नहीं मिलती, ये बच्चे को सिखाओ। जो मैंने अपनी बच्ची को भी सिखाई है, आज वो उसकी बच्ची को सिखा रही है। अफोर्ड करते वो मतलब नहीं है। तो बस बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज देनी है तो उनको जिंदगी का मतलब संघर्ष है ये समझाओ, और वो जरूरी है। चलते चलते मैं भी एक विवादास्पद बात कह दूं जो शायद मैं कहना नहीं चाहता था, पर मुझे लगता है कि कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ढेर सारे कंफर्ट, बहुत ढेर सारे गैजेट्स, बहुत ढेर सारी चीजें इसलिए भी देते हैं क्योंकि वो समय नहीं दे पाते और वो एक अपराध बोध से ग्रस्त रहते हैं। उनके अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस होता है, अपने गिल्ट कॉन्शियस, अपने अपराध बोध को क्लियर करने के लिए वो अपने बच्चों को खिलौनों से और महंगी चीजों से लाद के अपने अपराध बोध को हल्का करते हैं। आप अपने बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हैं। रिश्वत दे रहे हैं, आप अपने बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हैं।
भाऊ, आपके इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए, हमको सोचने के लिए, विवश करने के लिए बहुत बहुत आभार। और आप मित्रों, आप सबसे रात को मुलाकात होगी, तब तक हारिए न हिम्मत, बिसारिए न रहमत।